अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेसू, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि इंतहाई अहम टेक्निक है, इम्पोर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव टेक्निक है। एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको कंप्लीट अच्छा सा सीखेंगे इंशाअल्लाह। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आप देखेंगे कि आप इजीली कोई भी स्ट्रक्चर है आप उसका आईआर स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसकी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। और हम बात करेंगे डिफरेंट रीजन्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और लिटिल बिट अबाउट दी बात करेंगे कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आईआर एक्टिव होते हैं और कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आईआर इनएक्टिव होते हैं। तो ये आज की हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बेसिक चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दी इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ नाउन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम कहते हैं बिकॉज इसमें जनरली क्या होती है, बॉन्ड्स की वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। जब इंफ्रारेड लाइट जो है ना वो आके मालिक्यूल के साथ टकराती है तो इसकी जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू दी यूवी विजिबल। तो ये जस्ट क्या करती है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती, बल्कि ये क्या करती है, जस्ट इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये मालिक्यूल्स की वाइब्रेशंस करवा सकती है। ये मालिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको जस्ट वाइब्रेट कराती है। तो दैट्स वाई इट इज़ नाउन एज मालिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो हम देख लेते हैं कि देखें इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आकर टकराती है किसके साथ, हमारे मालिक्यूल के साथ। इंफ्रारेड रेडिएशंस आके क्या करती हैं, टकराती हैं हमारे मालिक्यूल के साथ। तो उस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक क्या होती है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, वो मैच करती है तो आपका बॉन्ड जो होता है वो मालिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली जो वाइब्रेशंस होती तब स्टार्ट हैं जब आपके बॉन्ड्स की वाइब्रेशंस, ठीक है, जब बॉन्ड्स की फ्रीक्वेंसी वो मैच करती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो बॉन्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है और फिर उसके बाद वो करैक्टरिस्टिक एक पीक देता है उस बॉन्ड की वजह से, उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, जिस तरह आपको फिर स्पेक्ट्रा में जाके हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो बेसिकली डिफरेंट बॉन्ड्स डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं और वाइब्रेट करते हैं, तो जिसकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लाइक दिस, जिस तरह हमने बात की थी इन केस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ हर कंपाउंड एक करैक्टरिस्टिक वेव लेंथ रखता था, एक करैक्टरिस्टिक मैक्सा लैम्डा मैक्स रखता था, जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो यहाँ एक हर कंपाउंड की एक करैक्टरिस्टिक, हर जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप की एक करैक्टरिस्टिक वेव नंबर वैल्यू होगी, ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से हम उनको क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक जो है ना वो 3 रीजन्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रीजन्स आप कह लें। इसमें से एक नियर आईआर रीजन होता है जिसकी वैल्यू अगर हम माइक्रो में लें तो वो 0.8 से लेकर 2.5 तक होता है। तो डिफरेंट बुक्स में कोई माइक्रो में देता है, कोई पर सेंटीमीटर में देता है वेव नंबर में, और कोई जो है ना वो आपको बाकी वैल्यूज़ में भी दे सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि यू हैव टू कन्वर्ट, आपने यूनिट को कन्वर्ट करना होगा, सिंपल, ठीक है। इस तरह मिड आईआर है तो इसमें 2.5 से 15 माइक्रोमीटर है, 15 से 200 माइक्रोमीटर है। इसी तरह अगर हम पर सेंटीमीटर में लेते हैं, जो कि मोस्ट यूजफुल यूनिट है, जो आपको डिफरेंट स्पेक्ट्राज में भी मिलेगा। द रीज़न इज़ दैट कि पर सेंटीमीटर में जो आपकी वैल्यू आती है वो जो वाइब्रेशनल यानी कि वेव नंबर की वैल्यू आती है वो बहुत यानी कि वाइड रेंज आती है। क्या आती है, वाइड रेंज आती है, जिससे आप फंक्शनल ग्रुप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप उसको लेते हैं माइक्रोमीटर में तो आप देखें कि 0.8 से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक है। तो इस रेंज में आपके फंक्शनल ग्रुप आएंगे, स्पेशली आपका जो मिड आर रीजन है इसमें फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो आप देखें कितना जो है ना वो नैरो रीजन है, 2.5 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक। तो इस छोटे से रीजन में इतने सारे फंक्शनल ग्रुप, अ लॉट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो वो एक दूसरे में पीक्स ओवरलैप हो जाती हैं।
तो देन आप जो है ना उसको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई द रीज़न इज़ दैट कि आप क्या लेते हैं, उसका वेव नंबर में लेते हैं। तो वेव नंबर वैल्यू जो होती है ये लॉर्ड स्केल होता है, ठीक है। आप देखें तो 4000 से लेकर 400 तक ही हमारा मिड IR रीजन बनेगा। तो ये एक वाइड रेंज है। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, जो पीक्स आएंगी, वो बड़ी क्लियरली पीक्स आएंगी और आप इजीली उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अपने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न इज़ दैट कि IR में जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, वेव नंबर यूनिट यूज़ करते हैं, जो कि पर सेंटीमीटर है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो वेव नंबर की यही आपकी जो वैल्यू है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपने मस्ट आपने लर्न करना है। बाकी इसको आप जो है ना वो माइक्रोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 14,000 से लेकर 400 तक जो रीजन होता है इसको कहते हैं नियर IR रीजन, ठीक हो गया। या कुछ बुक्स में 1200, 500 भी लिखा होगा, 12,500। तो ये रेंज है। इस तरफ 4000 से लेकर 400 तक या 4000 से लेकर 667 तक जो रीजन होता है बेसिकली ये हमारा मिड IR रीजन होता है। और फिर 667 से लेकर जो 10 तक होता है या 50 तक होता है या 400 से 10 तक होता है, ये हमारा जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं दिस इज़ द फॉर IR रीजन। तो इसमें से जो फंक्शनल रीजन है वो हमारा है मिड IR रीजन, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन एंड वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दीज कंपाउंड्स। ओके हो गया। तो ये कन्वर्जन्स हैं। तो कन्वर्जन में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको माइक्रोमीटर में वैल्यूज़ याद हैं तो आप उसको पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, फिर उसका इन्वर्स ले लें तो पर सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक सिंपल इसका यानी कि है। तो प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह बेसिकली होता है। तो IR रेडिएशंस इंफ्रारेड रेडिएशन सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और IR रेडिएशंस की जब फ्रीक्वेंसी उस बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है तो बॉन्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है और वाइब्रेशनल लेवल में बेसिकली ट्रांजिशंस होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब IR इंटरेक्ट करती है किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी बॉन्ड के साथ, तो वो क्या करती है बेसिकली वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस अकर, नॉट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर, बिकॉज जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, दीज आर नॉट द एनर्जेटिक। तो इनकी एनर्जी लेस होती है। तो ये जस्ट मॉलिक्यूलर यानी कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस करवा सकती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लाइक दिस। तो इस केस में हम बात करेंगे तो ये हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल है। तो V1, V2, V3 दीज आर दी वाइब्रेशनल लेवल। तो बेसिकली एक वाइब्रेशनल लेवल और दूसरे वाइब्रेशनल लेवल के बीच में बहुत सारे रोटेशनल लेवल भी होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे रोटेशनल लेवल होते हैं बहुत सारे। तो बेसिकली हमारा जो मेन जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं इन केस ऑफ IR। लेकिन उसके साथ अगर कहा जाए तो इसमें रोटेशनल भी हो रही होती हैं क्योंकि उनकी एनर्जी और ज़्यादा लेस होती है। बहरहाल हम जो है ना यहाँ वाइब्रेशंस की बात करते हैं इन IR में। ओके, अब अगर वाइब्रेशंस, अगर हमारी ट्रांजिशन हो रही हैं, बॉन्ड की वाइब्रेशंस हो रही हैं V1 से V2 या V2 से V3 यानी कि रिस्पेक्टिव जो नियर वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उनके बीच में हो रही हैं, तो इनको कहा जाता है दीज आर दी फंडामेंटल वाइब्रेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर नाउन एज फंडामेंटल वाइब्रेशंस। तो इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि अगर V1 से V3 या V1 से V4 या V1 से V5 या V2 से V5 की तरफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हो रही हैं तो दीज आर नाउन एज ओवरटोन्स। और जनरली जो ओवरटोन होती है वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट डबल होती है। ये आगे जाके स्पेक्ट्रम में मैं आपको शेयर भी करूंगा। जो ओवरटोन होती है इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, नोट कर लें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरटोन जब भी किसी स्पेक्ट्रम में आएगी तो बिल्कुल छोटी सी पीक आती है और वो हमेशा आपकी जो पीक होगी उसकी डबल पीक होती है। और जनरली ये आती है आपकी कार्बोनाइल पीक की आती है, बाकी ग्रुप्स की भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, लाइक हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड की जो पीक आती है वो 70 लाइक कर लेते हैं, चले कीटोन की बात कर लेते हैं, तो वो 70-15 पे ऑलमोस्ट इसकी पीक आती है। अगर इस कार्बोनाइल की, इस कीटोनिक कार्बोनाइल की अगर ओवरटोन आपको मिलती है कहीं, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी ओवरटोन है? तो भाई वो इसके एग्जैक्ट क्या होगा, डबल होगी, और वो आएगी आपकी 3400 किस पे आएगी, 30 पे आएगी, सॉरी, ठीक है, ओके। तो ये 3430 के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट डबल जो है वेव नंबर वैल्यू पे इसकी पीक आएगी, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, दिस इज दी ओवरटोन। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं, क्या सारे बॉन्ड्स, क्या सारे मॉलिक्यूल IR एक्टिव होते हैं? क्या सबका वेव नंबर वैल्यू आती है? क्या सबका IR स्पेक्ट्रा होता है? नहीं भाई। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि योर मॉलिक्यूल्स आर IR एक्टिव और इनएक्टिव। हमेशा वही मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे और उनके बॉन्ड वाइब्रेट होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी जो IR एक्टिव होंगे।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि IR एक्टिव कौन से हैं, इनएक्टिव कौन से हैं? तो दिस डिपेंड्स ऑन द डायपोल मूवमेंट। जिन मॉलिक्यूल्स का डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, दे आर कॉल्ड IR इनएक्टिव, और वो इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उनकी पीक नहीं आएगी, नोट कर लें। और ये जनरली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जनरली होते हैं जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम एटम के बने होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये लास्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का आई थिंक ये टेस्ट हुआ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो ये MCQ आई हुई थी कि इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है जो IR इनएक्टिव है। उसमें से नाइट्रोजन था, उसमें से आई थिंक HCl था, या उसके अलावा कोई और कंपाउंड था, CO2 गिवन था। तो भाई इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो नाइट्रोजन था। तो इस केस की इसका केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाई CO2 इज़ नॉट IR एक्टिव, ठीक है, सॉरी वाई CO2 इज़ IR एक्टिव। CO2 का जो डायपोल मोमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़ीरो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी CO2 क्या होती है, वो एक्टिव होती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कंपाउंड जिनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है दे आर कॉल्ड IR एक्टिव, ठीक है, वो क्या होते हैं, सॉरी IR इनएक्टिव होते हैं। और जिनका डायपोल नेट डायपोल मोमेंट मौजूद होता है दे आर कॉल्ड IR एक्टिव, ठीक है। इसी तरह आप कह लें कि जितने भी कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैं, कम्प्लेक्स मालिक्यूल, ऑल दी कम्प्लेक्स मालिक्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दे आर IR एक्टिव होते हैं, वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जनरली जो IR इनएक्टिव होते हैं वो सिंपल मालिक्यूल्स होते हैं जो जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो अब हम बात करें CO2 के केस की। तो CO2 का जो डायपोल मोमेंट होता है जीरो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी CO2 जो है दिस इज द IR एक्टिव, दिस इज द IR एक्टिव। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड में 3 टाइप्स की वाइब्रेशंस होती हैं। एक होती है आप कह लें सिमेट्रिक होती है, एक एसिमेट्रिक होती है, ठीक है, और एक हमारे पास होती है बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो बेसिकली CO2 में 3 टाइप्स की वाइब्रेशन में से जो इसकी सिमेट्रिक है, कौन सी है? दिस इज द सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन जो है इसका जो डायपोल मोमेंट होता है बेसिकली दिस इज द जीरो। तो ये जो एसिमेट्रिक होती है इसकी पीक, एसिमेट्रिक पीक वजह से इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ठीक हो गया। और इसी तरह जो इसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं, ये डिस्कस करते हैं कि ये सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और बेंडिंग क्या होती हैं। तो बेंडिंग की वजह से भी इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता। तो इट मीन्स ड्यू टू द एसिमेट्रिक वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका क्या होता है, वो IR क्या बन जाती है, एक्टिव बन जाती है, और ये इनएक्टिव नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो IR में यूज़ किया जाता है कि कोई मॉलिक्यूल है तो वो कितनी टाइप की वाइब्रेशन शो करेगा, हाउ मैनी वाइब्रेशंस आर पॉसिबल इन दैट मॉलिक्यूल। तो इसको कैसे पता चलेगा? तो इसको कहा जाता है मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। तो उस मॉलिक्यूल में कितनी टाइप्स की वाइब्रेशंस पॉसिबल हो सकती हैं। तो बेसिकली हमारे पास ट्रांसलेशनल होती हैं, रोटेशनल होती हैं, वाइब्रेशनल होती हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 3n-5, और n इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ओके। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला 3n-6, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट करना है CO2 का, तो CO2 में टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, वो 3 हैं, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इट मीन इसमें 4 वाइब्रेशंस दीज आर दी पॉसिबल, ठीक है। सिमेट्रिक होती हैं, एसिमेट्रिक होती हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन सम टाइम जितनी वाइब्रेशंस यहाँ पे कैलकुलेट होती हैं वो आपको उतनी पीक्स नज़र नहीं आती, बिकॉज उसमें से कुछ पीक्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं, तो आपको वो पीक्स उतनी पीक्स नज़र नहीं आती। इसी तरह वाटर की जो टोटल पीक्स आती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो टोटल 3 होती हैं, लेकिन आपको वाटर की 3 नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम पीक वाटर की 3 होनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती क्योंकि उनमें से कुछ पीक्स ओवरलैप कर जाती हैं। इस तरह बेंजीन की अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है टोटल, इसमें एटम्स हैं 12, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो टोटल इसकी वाइब्रेशन आते हैं 30, लेकिन आपको कभी भी 30 वाइब्रेशंस और 30 पीक्स आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगी, क्योंकि बाकी सारी पीक्स जो हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं। तो आपको बेंजीन की 2 पीक्स मिलती हैं मेजर, जो कि एक पीक हमारे पास मिलती है 1400 के राउंड अबाउट, एंड सेकंड पीक आपको मिलती है ऑलमोस्ट 1500 के राउंड अबाउट आपको पीक मिलती है, ओके। तो ये बेंजीन की वजह से, उसके डबल बॉन्ड की वजह से इसकी पीक्स होती हैं। तो ये आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।